वो है एसिड बेस बिहेवियर। एसिड बेस बिहेवियर है ऑफ एमिनो एसिड्स। तो इसमें क्या करना है आपको, जनरली आपको पता है कि कोई भी ड्राई सॉलिड एमिनो एसिड है, कोई भी एमिनो एसिड है वो अपनी ड्राई सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ डाइपोलर आयन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं क्या डाइपोलर आयन होता है। तो जो भी आपके पास एमिनो एसिड है वो या तो ज्विटर आयन भी बोलते हैं इसको, या फिर डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है आपके पास, NH3 पॉजिटिव और ये होता है यहाँ पे COO नेगेटिव। तो जो ये ज्विटर आयन होता है ये आपके पास ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक होता है नेचर का। ये क्या कर सकता है, किसी भी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जिस एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एसिड कांस्टेंट और बेसिक कांस्टेंट, ये क्या होने चाहिए, लो होने चाहिए जनरली। तो उन्हीं एसिड और बेस के साथ आपका ज्विटर आयन रिएक्ट कर सकता है जिनका एसिड या फिर बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो, जिसकी वैल्यू लो हो। ठीक है, तो ये एक फैक्ट होता है इसके केस में। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो ये रिएक्शंस कैसे होती है, यानी कि कैसे ये एसिड और बेसिक की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपका ज्विटर आयन होता है। अब यहाँ पे क्या है, देखो वैसे जनरली तो क्या होता है, जो एमिनो ग्रुप होता है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आपके पास क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये जनरली हम एक्सपेक्ट करते हो, ये सही भी है ये चीज। बट जब आप ज्विटर आयन को देखते हो और इसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर देखते हो तो ये आपको क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से, उसे देखते हैं। ये आपके पास है NH3 पॉजिटिव और ये होता है आपके पास COO नेगेटिव आयन। तो एसिड क्या होता है जनरली, एसिड वही होता है जिसके पास H प्लस की लूज करने की टेंडेंसी हो, यानी कि जिसने H प्लस लूज कर दिया। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आयन है, अगर यहाँ पे COOH होता तो उसे हम बोल सकते थे कि उसने H प्लस लूज कर दिया होगा। बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आयन है, उसके पास तो H प्लस है ही नहीं, वो लूज ही नहीं कर सकता, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो NH+3 ग्रुप है वो आपका क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। किस तरीके से, NH3 प्लस है तो ये क्या कर देगा, H प्लस को लूज कर देगा और NH2 प्लस में H पॉजिटिव बना देगा। तो क्योंकि इसने H प्लस को लूज किया है इसलिए यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर NH3 प्लस ग्रुप करेगा, NH2 ग्रुप नहीं करेगा। एक ये चीज माइंड में रखनी है। सेकंड आपके पास क्या है, अब अगर हम बेसिक बिहेवियर को टेस्ट करें, ठीक है, तो बेसिक बिहेवियर में क्या होता है, जनरली क्या होता है, इसको NH2 को ही बेसिक बिहेवियर एक्सेप्ट करने की सोचते हैं, लेकिन होता क्या है, कार्बोक्सिलिक आयन यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस को जो चीज एक्सेप्ट करती है वो होती है हमारे पास बेसिक बिहेवियर वाली। तो अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आयन क्या है, वैसे तो COH एसिडिक इन नेचर है, लेकिन कार्बोक्सिलिक आयन क्या है, यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। और अदरवाइज हम इसे क्या बोलते हैं, ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है ज्विटर आयन के केस में कि एसिडिक ग्रुप कौन सा है और बेसिक ग्रुप कौन सा है। बताओ क्लियर है भाई ये वाली बात, आइए सबको समझ में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, अब ये एसिड और बिहेवियर जो शो करता है उसकी रिएक्शन क्या है जनरल, वो देखनी है हमें। तो ये आपका कोई भी ज्विटर आयन होता है, COO नेगेटिव या फिर NH+3 इस तरीके से होता है। अगर आप इसका एसिडिक बिहेवियर शो कराते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, एसिडिक का क्या मतलब है, H प्लस को इसने क्या करना है, लूज करना है, NH3 यहाँ पे आएगा। तो ये किस तरीके की रिएक्शन देगा, आपके पास वाटर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम जाता है यहाँ पे। तो NH+3 को ही क्या करना है, लूज करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, RCH CO नेगेटिव और ये हो जाएगा आपके पास NH2 प्लस में क्या हो जाएगा H3+O। तो ये रिएक्शन होती है एसिडिक बिहेवियर को शो करने वाली। ठीक है, अगर आप हमें इस रिएक्शन के लिए Ka वैल्यू लिखनी है तो Ka क्या होता है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है, ये वाली सारी चीज क्या है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट क्या है, ये वाला सारा पार्ट क्या है आपके पास, रिएक्टेंट है। तो आप लिख दोगे प्रोडक्ट अपॉन में ये चीज यहाँ लिख दोगे रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, इसकी Ka वैल्यू को रेफर कर सकते हो, इस तरीके से इसको लिख सकते हो।
बताओ क्लियर है कि एसिड बिहेवियर को कैसे रिप्रेजेंट करना? हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कुछ? सो रहे हो क्या सारे अभी तक? उसके बाद क्या है, अगर आपको बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना हो तो उस केस में क्या है, आपके पास बेसिक बिहेवियर कौन सा आयन शो करेगा? जो कार्बोक्सिलेट आयन है वही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, COH में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपका ज्विटर आयन है CH3, ये NH3 प्लस था, इसने क्या करी, H3 ओपोज H2 लिख लो इसको, H2 से रिएक्ट करेंगे और ये बना देगा COH। तो COH के साथ में कुछ और हाइड्रोक्साइड आयन भी रिलीज होगा। तो इसमें भी के भी को इसी तरीके से लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों ही क्या है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है, अगर आपके पास पूरा एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो जो प्रोडक्ट होता है आपके पास एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14। तो एक ये कॉन्सेप्ट लर्न करना है। तो इस एसिड और बेसिक बिहेवियर वैसे तो आपके इतना सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी बताना है तो सिर्फ यही बातें बतानी है कि यहाँ पे एसिडिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, के वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और के बी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कौन से एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, वो एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी वैल्यू क्या है, लो वैल्यू है, के ओ और के बी। बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी सबको? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते भी आ रहे हैं। ज्विटर आयन क्या करता है, इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, देखो अगर आपके पास किसी भी अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है तो पहले तो उसका ज्विटर आयन लिखो। ये होता है आपके पास ज्विटर आयन, NH3 पॉजिटिव। अब आपके पास क्या है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें बेस के साथ, ठीक है, तो बेस का क्या काम है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन गया आपके पास, RCH, ये NH2 हो जाएगा आपके पास और ये रह जाएगा COO नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, एनायन की फॉर्मेशन हो गई ना। तो एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर आप क्या करते हो, इस ज्विटर आयन में H3 प्लस O ऐड कर देते हो, यानी कि इसको एसिडिक बनाना है हमने, जैसे कि CH NH प्लस 3 COO नेगेटिव था, अगर आप इसमें H3 प्लस और ऐड कर देते हो तो अब ये क्या करेगा, अब ये इस पे अटैक कर देगा। तो इस पे अटैक करके जो आपका कंपाउंड होगा ये इस तरीके का बनेगा, NH3 पॉजिटिव और ये COOH। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो अब ये क्या बन गया, कैटायन। जब आपने बेस डाला था उसमें तो वो क्या बन गया था, एनायन, और अब जब एसिड वाला बना रहे हो तो क्या बन गया यहाँ पे, कैटायन। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम ये है कि जो आपके पास ज्विटर आयन है वो इक्विलिब्रियम में होता है, किसके साथ, जो आपका कैटायन वाला है उसके साथ, या फिर जो आपके पास एनायन है उसके साथ। तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा कि ज्विटर आयन में अगर आपने हाइड्रोक्साइड आयन मिला दिया है, ठीक है, अगर उसमें आपने हाइड्रोक्साइड आयन मिला दिया है तो आपके पास क्या बनेगा, एनायन बन जाएगा। और अगर आपने उसकी एसिडिक करेक्टर को बढ़ा दिया है तो वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। तो ये है, इस तरीके से क्या करता है, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बताओ अभी क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करनी होती है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, देखो ये आपको पता चली गया है कि जो भी आपके पास डाईपोलर आयन होता है या फिर ज्विटर आयन होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ होता है, कैटायनिक पार्ट के साथ भी और एनायनिक पार्ट के साथ भी। तो होता क्या है, एक ऐसी पीएच वैल्यू अटेन हो जाती है जहाँ पे जो डाईपोलर आयन है ना, यानी कि जो आपका ज्विटर आयन है, डाईपोलर आयन, उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ठीक है, और जो आपके पास साइड वाले कैटायन और एनायन है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसा पीएच वैल्यू, ऐसी पीएच वैल्यू जहाँ पे जो ज्विटर आयन है वो मैक्सिमम अमाउंट में एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या हो गया, बेसिकली आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो हो गया जहाँ पे
वो पीएच वाली स्टेज होगी जो ज्वीटर आयन है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में एग्जिस्ट करे, और जो आपके बाकी कैटायन और एनायन पार्ट बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो वहाँ पे मिनिमम हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है। बताओ क्लियर है। अब जो ज्वीटर आयन होता है उसमें भी क्या बात होती है कि एक पार्ट नेगेटिव होता है एक पार्ट पॉजिटिव होता है, तो नेट चार्ज क्या होता है यहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस स्टेज पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे आप क्या बोल सकते हो कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा किसी चीज में, और आप क्या कर रहे हो कोई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो और इस चीज पे कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो ना तो ये कैटायन वाले मतलब कैथोड की तरफ मूव करेगी ना ही एनायन वाले पार्ट एनोड की तरफ मूव करेगी। तो ये शायद दो तीन बातें याद रखनी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बारे में, कि एक तो वो पीएच है जहाँ पे आपके पास ज्वीटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, कैटायन और एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन मिनिमम होती है बट आपस में इक्वल होती है। थर्ड बात ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के केस में। जब पॉइंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आता है वहाँ पे ज्वीटर आयन के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ना तो वो कैथोड की तरफ मूव कर पाता है और ना ही एनोड की तरफ मूव कर पाता है। तो बताओ ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद क्या है आपको दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आपके पीएच की वैल्यू, ठीक है, अगर आपके पीएच की वैल्यू आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से लेस है तो जो आपके पास अमीनो एसिड होता है वो क्या करेगा कैथोड की तरफ मूव करेगा, और कैथोड की तरफ क्या मूव करते हैं जो खुद क्या हो कैटायनिक वाले फॉर्म में। ये शॉर्ट टर्म्स हैं, इसको ऐसे के ऐसे याद करना है अदरवाइज याद भी नहीं रहेंगे। क्या होता है अगर पीएच जो वैल्यू है अमीनो एसिड की वो लेस देन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है ये भी सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, ये वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर दो का कंपैरिजन आ जाए तो आप बता सकते हो, अगर पीएच और पीआई दोनों की अलग अलग वैल्यू दे दी तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो कम है या ज्यादा है। ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है, ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको क्या करना है सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद करना है, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन पीआई है तो जो आपका एमिनो एसिड्स है वो क्या करेगा कैथोड की तरफ मूव करेगा, और कैथोड की तरफ मूव करेगा दैट मीन्स अमीनो एसिड किस केस में है कैटायन वाली केस में प्रेजेंट है। इसी तरीके से क्या है अगर पीएच की वैल्यू हाइयर देन हो जाती है पीआई से तो वहाँ पे क्या होगा जो माइग्रेशन होगा वो कहाँ पे मूव करेगा एनोड की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स जो आपका ज्यूटरान है या फिर जो भी अमीनो एसिड है वो एनायन वाली फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या भाई कुछ। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि जो आपका एमिनो एसिड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज के बेसिस पे वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है या फिर एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इस बेसिस पे हम इस एमिनो एसिड के मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड दिया गया तो आप कैसे सेपरेट आउट कर लोगे उसके, तो उसके लिए एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एमिनो एसिड का क्या लेना है आपने मिक्सचर लेना है, उसको क्या करना है एक पेपर पे, पेपर होता है आपका सेल्यूलोज का, ठीक है, क्या करना है एमिनो एसिड के मिक्सचर को सेल्यूलोज में डिप करना है, उसके बाद उसको क्या करना है इलेक्ट्रोड से कनेक्ट। हाँ जी, खुद को तो म्यूट कर दो, मेरी आवाज नहीं सुनेगी नहीं तो आपको क्या करना है वहाँ पे इलेक्ट्रोड में डिप कर देना है अपने पेपर को। तो अब जैसे ही आप ये करोगे तो करंट का फ्लो होना शुरू कर दोगे, अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज है उसके बेसिस पे वो कैथोड या फिर एनोड की तरफ मूव करेगा, और जहाँ पे भी मूव करे उसके बेसिस पे आप बता सकते हो सेपरेट आउट कर सकते हो कि कौन सा अमीनो एसिड क्या है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है जिस क्या है ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो एमिनो एसिड के मिक्सचर पे तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो जो मिक्सचर में जिसमें आप डीप कर रहे हो वहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन नाम की भी चीज होती है, बफर सॉल्यूशन। तो जो बफर सॉल्यूशन की पीएच होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका एमिनो एसिड है वो किस तरफ मूव करेगा, कैटायन वाले में एनायनिक पार्ट में कैथोड में कैसे मूव करता है। तो तीन पॉइंट दे रखे हैं आपकी बुक में, वो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है अगर कोई एमिनो एसिड है, ठीक है, उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कम है किससे पीएच से,
उस पीएच से जिसके बफर सॉल्यूशन में हम ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी अमीनो एसिड का आईपी मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जो है वो कम है उस पीएच से जिसका बफर सॉल्यूशन है, तो क्या करेगा, जो अमीनो एसिड है वो कहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, वो मूव करना शुरू कर देगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो कैथोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर वो कैथोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो खुद क्या है, एनायन इन नेचर है। वो खुद क्या है, एनायन है, तभी तो पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो एक ये केस होता है जब आईपी वैल्यू लेस देन पीएच होती है। एक दूसरा केस होता है जब आईपी वैल्यू ग्रेटर देन पीएच हो जाती है। तो इसमें रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, जैसे ये कैथोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा था, अब क्या करेगा, एनोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और जब एनोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो खुद क्या है, एनोडिक का मतलब होता है कि वो नेगेटिव वाला होगा। तो उस पे आएगा कौन सा, उस पे वही आएगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। तो दैट मीन्स अपनी फॉर्म क्या है, कैथोडिक कैटाइनिक फॉर्म है। थर्ड वाला होता है कि अगर ये इक्वल हो जाए दोनों ही, बफर सॉल्यूशन का पीएच और जो अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है वो अगर इक्वल हो जाए, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा, किसी भी तरह का कोई भी माइग्रेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि कैसे इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक अच्छी टेक्निक है अमीनो एसिड को सेपरेट आउट करने की। बताओ भी, क्लियर है इतना आप लोगों को? हाँ जी, डाउट है क्या किसी को कोई?